अब्बा अम्मा को बुरी तरह पीट रहे थे और अम्मी की चीखों की आवाजें उनके कमरे से बाहर तक आ रही थी। अम्मा रोते हुए कह रही थी, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी तो खराब हो ही गई है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी कभी खराब नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ 14 साल की थी और ये आवाजें सुनकर मेरा दिल फटने वाला था। मैंने एक नजर अपनी दादी पे डाली जो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये मंजर मेरे लिए ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि अजियतनाक भी था। मेरी माँ के रोने की आवाजों पर मेरी दादी का मुस्कुराना मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था। पता नहीं वो कैसी औरत थी जो ना अपने बेटे को रोकती थी ना बहू की तकलीफ को महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद अब्बा कमरे से गुस्से के आलम में बाहर निकले और गुस्से में ही दादी से कहने लगे, अम्मा तूने बीवी के नाम पे मेरे सर पे क्या बला मुसल्लत कर दी। इस औरत की जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। इसे समझ नहीं आता मैं सब कुछ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। दादी ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई, कहने लगी, मुझे क्या मालूम था जिसे मैं बहू बना के लाई हूँ वो औरत ऐसी कम अकल निकलेगी, बेटियों पे बेटियां पैदा करेगी। अगर मुझे पता होता ये तुझे वारिस नहीं दे सकती तो मैं कभी इसे ना लाती। दादी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। यहाँ कौन सी लाखों की जायदाद थी जो अब्बा वारिस की उम्मीद लिए बैठे थे। अब्बा ने कभी हम बहनों को मोहब्बत भरी नजर से नहीं देखा था और अम्मा की मार पीट के पीछे भी यही वजह थी कि उन्हें अम्मा से वारिस चाहिए था और अम्मा ने 3 बेटियां पैदा करने की गलती करती थी। लेकिन आज शायद मारपीट की वजह कुछ और थी, क्योंकि मैंने बार बार अपना जिक्र सुना था। अब्बा गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए दादी से कहने लगे, इससे अच्छा तो मेरी शादी नसरीन से करवा देती। अपने दिल की बात कहकर अब्बा तो घर से निकल गए। उनके जाने के बाद पीछे से दादी कहने लगी, अगर मैं नसरीन को ले आती तो आज वो मुझे बिस्तर से लगा चुकी होती। इस यतीम बेसहारा का तो कोई आसरा नहीं है। इसे तो 1000 बार मारेगा पीटेगा तो भी ये यहाँ खामोशी से पड़ी रहेगी। इसकी इतनी मजाल नहीं कि मेरे सामने आवाज भी उठा सके। ये कह के दादी तो सर झटक के अपने कमरे में चली गई। लेकिन मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि दरअसल मेरी दादी के दिल में क्या है। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे से बाहर निकली तो वो बिल्कुल बेहाल थी। आंखें सूज के सुर्ख हो रही थीं, चेहरे पे जगह जगह नील थे, बिखरे बाल उनके दर्द की अक्कासी कर रहे थे। मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरा दिल टीसे मारने लगा। कौन सी औलाद अपनी माँ को इस हाल में देखकर खुश हो सकती है। मैं फौरन अम्मा के पास लपकी, उन्हें पानी पिलाया, कुर्सी पर बिठा के उनसे पूछा कि आज अब्बा ने किस बात पे मारा है। तो अम्मा ने मुझसे नजर चुरा ली। कहने लगी, तेरे अब्बा को अपनी मनमानी करने के सिवा और क्या आता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, अम्मा बता तो सही, अब क्या हुआ है। क्यों अब्बा मेरा नाम ले रहा था, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। और फिर अम्मा ने रोते हुए एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश ठिकाने आ गए। अम्मा कहने लगी कि तेरा अब्बा तेरी शादी करवाना चाहता है। पता नहीं अब ये कौन सा सबक पढ़ के आ गया है। कहता है कि बस तेरा निकाह करवाएगा, रुखसती तेरी पढ़ाई के बाद होगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू अभी किसी ऐसे रिश्ते में बंधे। तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, इसलिए मैंने तेरे अब्बा को साफ इनकार किया। तो उसने मार पीट शुरू कर दी। कहने लगा, मैं अपनी राजदा का भला सोच रहा हूँ। तेरी दादी की तरबियत ही कहाँ है कि तेरा बाप बेटियों का भला सोचे। हाँ, अगर तू बेटा होती तो वो तुझे सर आंखों पे बिठाता, तेरे लिए अपनी जान दे देता। लेकिन आज अगर वो तेरे निकाह की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई मकसद पोशीदा है। बस इसीलिए डरती हूँ कि कहीं वो अपने किसी नफे के लिए तुझे नुकसान ना पहुंचाते। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, देख राजदा, ये बात अच्छी तरह समझ दे। तेरा बाप कभी भी तेरे निकाह की बात करे तो तू इनकार कर देना, किसी सूरत शादी के लिए हाँ ना करना। अम्मा की बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अब्बा तो अम्मा को रुई की तरह दुनक के रख देते थे। अब्बा के आगे मेरी कहाँ चलने वाली थी। दोपहर के वक्त अब्बा घर से निकले और रात को लौटे। अब्बा के आते ही मैं डर के अपने कमरे में छुप गई। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अब्बा ने खुद ही मुझे अपने कमरे में बुला लिया। दादी अब्बा के साथ ही बैठी थी और अम्मा उन दोनों के सामने खड़ी हुई थी। अब्बा कहने लगे, राशिदा मेरी बेटी, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। 2 दिन बाद तेरा निकाह है। बहुत अमीर लोग हैं, तू बस निकाह कर ले, रुखसती तेरी पढ़ाई के बाद होती रहेगी। अब्बा के लहजे में जैसे शहद घुल गया। पहली बार अब्बा का लहजा इतना नरम हुआ
तो बात इतनी तल्ख हो गई कि बर्दाश्त ना हो पाई। अब्बा की बात सुनकर मेरे हलक में कांटे पड़ गए। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो इशारे से मुझे इनकार का कहने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अब्बा से कहा कि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर अब्बा ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगे, मैंने तुझसे तेरी राय नहीं पूछी, तू दुल्हन बनके तैयार रहना। जब नरमी से मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो दोबारा अपने असली रूप पर आ गया। अम्मा ने बहुत जोर मारा, लेकिन अम्मा की एक ना चली और अब्बा ने जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दिया। मैं ये तक नहीं जानती थी कि मेरा निकाह किसके साथ हुआ है। अब्बा ने कहा था कि जब शादी होगी तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन किसे पता था कि जब हकीकत खुलेगी तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। मेरे निकाह पर ना ससुराल से कोई आया था, ना शौहर को दिखाया गया था। बस निकाह के नाम पे एक रस्म हुई थी जिसमें हम ही घर वाले थे। अम्मा तो बराए नाम ही शरीक हुई थी। वो तो सारा वक्त कमरे में बंद होकर आंसू बहाती रहीं। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। अलबत्ता निकाह के बाद भी मेरी जिंदगी ना बदली, क्योंकि रुखसती नहीं हुई थी। बस अब्बा का रवैया मेरे साथ काफी हद तक बेहतर हो गया। वो अब मुझसे कभी कभार बात कर लिया करते थे। अम्मा के साथ मारपीट का सिलसिला भी कुछ कम हो गया था। यही बात हमारे सुकून के लिए काफी थी। मैं 10वीं जमात में आई तो एक रोज अब्बा एक 7 साल का बच्चा लेकर घर में दाखिल हुए। वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल मटोल सा बच्चा था। उसकी नीली नीली आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। अब्बा ने उसे मेरे हवाले किया। कहने लगे, अब से ये हमारे घर में रहेगा। तेरी अम्मा ने तो मुझे बेटा नहीं दिया, अब यही मेरा बेटा है। मैंने अब्बा से पूछा, ये किसका बच्चा है, आप कहाँ से लेके आए? लेकिन अब्बा ने मेरी किसी बात का कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से जाके चारपाई पर लेट गए। कुछ देर बाद अम्मा भी कमरे से निकली तो उस बच्चे को देखकर हैरान रह गई, जिसका नाम काशिफ था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था कि देखते ही बेसाख्ता उस पर प्यार आ जाता था। अम्मा ने भी उसके गालों को चूमा, फिर पूछने लगी, बता नसीर, ये बच्चा कहाँ से उठा के लाया? अब्बा ने गुस्से में अम्मा को देखा और कहने लगे, कह दिया ना मेरा बच्चा है, अब से ये यहीं रहेगा। अब्बा की बात सुनकर अम्मा बहुत परेशान हो गई। अम्मा को यह लगा कि शायद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है, या फिर ये बच्चा उनके नाजायज ताल्लुकात का नतीजा है, क्योंकि अब्बा नसरीन से शादी ना होने के गम में बाजारी औरतों से ताल्लुक बना चुके थे। अम्मा को घर गृहस्थी में इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वो खुद पे तवज्जो देती, और फिर बेटे के चक्कर में जल्दी जल्दी बेटियां पैदा करने से अम्मा की सेहत भी खराब हो चुकी थी। ऐसे में बाजारी औरतों ने अब्बा का दिल जीत लिया था और अब्बा अक्सर रातों को वहीं जाया करते थे। काशिफ हमारे घर आया तो मेरा दिल उसके साथ लग गया। वो 7 साल का था, लेकिन उसका जहन बहुत ही तेज था। मैं खुद उसे पढ़ाने लगी, लेकिन उसके आने के बाद से अम्मा बिस्तर पर लग गई। बस उसे देखती थी तो अम्मा के आंसू बहते थे। कई दफा मैंने अम्मा से पूछा कि आपको क्या हो गया है। अम्मा मेरी बात सुनकर यही कहती थी कि मैं जानती हूँ ये तेरे बाप की नाजायज औलाद है और ये बात मुझे जीने नहीं देती। मेरा दिल तड़प उठता है। मैंने सारी जिंदगी तेरे बाप से मोहब्बत करते गुजार दी, और तेरा बाप उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी नाजायज औलाद को मेरे घर ले आया। मैंने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की कि अगर अब्बा ने कुछ गलत किया भी है तो इस सब में काशिफ का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारा तो मासूम है। लेकिन अम्मा का गम घटता ही नहीं था। अपने आखिरी दिनों में अम्मा को हर वक्त मेरी फिक्र सताती। वो बार बार अब्बा से कहती कि कब तक राशिदा को घर बिठा के रखोगे? निकाह पढ़वा दिया है तो रुखसती कर दो, इसके बाद 2 बेटियां और भी है। लेकिन अब्बा बिल्कुल खामोश रहते, कोई जवाब ना देते। मेरी शादी के मामले में तो अब्बा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। बस एक बात हमारे हक में कुछ बेहतर हुई थी कि जैसे जैसे अब्बा की उम्र हो रही थी, उनके गुस्से में कमी आ गई थी। अब वो ना मारपीट करते थे ना झगड़ा। खास कर जब से वो काशिफ को घर लाए थे, तब से उनके अंदाज बिल्कुल बदल गए थे। काशिफ को देखकर उनकी आंखें चमक उठती थीं। वहीं दूसरी तरफ अम्मा जब काशिफ को देखती थीं, उनका गम ताजा हो जाता था। और फिर एक दिन अम्मा खामोशी से इस दुनिया से चली गईं। शायद अम्मा हालात से हार गई थी, या फिर अब्बा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अम्मा के जाने के बाद छोटी 2 बहनों के साथ काशिफ की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई। मैं खुद ब खुद ही माँ के ओहदे पर फायज हो गई।
मैं भूल चुकी थी कि कभी मेरा निकाह भी हुआ था। मुझे बस इतना याद था कि अब ये तीनों बच्चे मेरे थे और मुझे उन्हें पालना था। कहने को ये तीनों मेरे बहन भाई थे, लेकिन मैं एक माँ की तरह उन्हें संभालना शुरू कर चुकी थी। खास कर काशिफ को। वो लड़का था, उसे बहुत देखभाल की जरूरत थी। जरा सा नजरों से ओझल होता तो कोई ऐसा काम कर जाता कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। पढ़ाई में भी वो बिल्कुल नालायक था। मैंने अपनी सारी तवज्जो उसकी तरफ करती, खुद उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती, बहुत मेहनत से उसे पढ़ाती। मैं चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। मैं उसे अब्बा जैसा नहीं बनाना चाहती थी। मैंने उठते बैठते उसे औरत की इज्जत करना सिखाया, रिश्तों की अहमियत समझाई। अब्बा तो सुबह घर से निकलते तो रात को लौटते, पता नहीं कहाँ जाते थे, क्या करते थे। अलबत्ता वो हम बेटियों को बुरा नहीं कहते थे। हाँ, उन्होंने काशिफ को हम पर बहुत फौकियत दे रखी थी। जब से काशिफ घर आया था, दादी की भी पोते की रट खत्म हो गई थी। वो बहुत पुरसकून हो गई थी, जैसे उन्हें पोता मिल गया हो। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद सच में ही ये मेरे अब्बा का नाजायज बच्चा है। जभी तो मेरी दादी अब ना ही पोते की ख्वाहिश करती थी और ना ही अब हम पोतियों को ताने दिया करती थी। फिर दादी भी वक्त के साथ बिस्तर से लग गई। मैं उनकी तीमारदारी भी बराबर से करती। जिंदगी ने मुझे ऐसा उलझाया कि वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। सुबह से शाम तक मैं तीनों बच्चों के साथ लगी रहती और ऐसे ही मेरे बालों में चांदनी उतर गई। ना शादी को लेकर कोई ख्वाहिश रही, ना आंखों में कोई अरमान थे। बस अब यही मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं इन तीनों को इनकी मंजिलों तक पहुंचा देती। साल पर साल गुजरते चले गए। अब्बा इस कदर बीमार हो गए कि बिस्तर पर पड़े खांसने लगे। अब्बा ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कारोबार बनाया था। ये कारोबार कैसे बना था मैं नहीं जानती, लेकिन उसी की वजह से हमारा गुजर बसर बहुत अच्छा हुआ करता था। हमारे घर में पैसों की तंगी बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ अरसे के बाद दादी भी इंतकाल कर गई। घर पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी बन गया। काशिफ का इंटर पूरा हो गया था और मेरी 2 बहनों का भी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताता। कॉलेज से लौट कर आता तो जब तक मुझे सारे किस्से ना सुना देता उसे सुकून नहीं आता था, और मैं भी एक माँ की तरह उसके सर पे हाथ रखकर उसे खूब दुआएं देती। मेरा दिल चाहता था वो बहुत तरक्की करे, और वो भी लाड से मेरी गोद में सर रख के लेट जाया करता था। वक्त तेजी से गुजरा। काशिफ का ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया। इतनी सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर थीं कि मुझे रुखसती और शादी का ख्याल तक नहीं आया। लेकिन जैसे ही काशिफ का ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ तो वो खूब जोर और शोर डालने लगा और अब्बा के साथ बजिद हो गया कि अब राजदा की शादी हो जानी चाहिए। वो ना मुझे बाजी कहता था ना आपा, बल्कि हमेशा नाम लेके पुकारता था। और हैरत की बात यह थी कि हम में से कभी किसी ने उसे टोका भी नहीं था। जब वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा और उठते बैठते घर में एक ही बात करने लगा कि अब राजदा की शादी हो जानी चाहिए, उनकी उम्र हो गई है, कब तक वो हमारी जिम्मेदारी उठाएंगी, तो अब्बा गुस्से में आ गए। और फिर एक दिन अब्बा ने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हम सब के सरों पर आसमान गिर पड़ा। उस रोज न जाने काशिफ को क्या हो गया। सुबह से वो मेरी शादी को लेकर बात कर रहा था, और फिर जब दोपहर को अब्बा आए तो वो कहने लगा, अब्बा तुम राजदा की शादी करवा दो, इसकी शादी हो जाएगी तो फिर छोटी दोनों की भी शादी कर देंगे, फिर मैं अपनी शादी करूंगा। पहले तो अब्बा ने प्यार से उसे समझाया कि राजदा की शादी नहीं हो सकती, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं करवा दूंगा। लेकिन वो ना माना, कहने लगा बहनें घर में बैठी हैं, मैं कैसे शादी कर लूं, और फिर राजदा को तो मैं अपनी माँ मानता हूं, मैं चाहता हूं पहले उसकी जिंदगी में खुशियां आए। अब्बा ने जब काशिफ के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो उससे मैं भड़क उठे। कहने लगे, काशिफ जो तुम्हारे मुंह में आता है कहते चले जाते हो, राजदा तुम्हारी माँ नहीं है और ना हो सकती है। अब्बा के गुस्से को देखते हुए काशिफ ने सर झुका लिया। कहने लगा, अब्बा मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं, बस यही तो चाहता हूं कि अब राजदा अपने हिस्से की खुशियां समेटे, कब तक वो यूं कुर्बानी देती रहेगी। फिर अब्बा ने गुस्से में एक ऐसी बात बताई कि हम सब के सरों पर आसमान गिर पड़ा। वो कहने लगे, राजदा का सालों पहले निकाह हो चुका है, ये बात तुम भी जानते हो, फिर कैसे मैं उसकी शादी करवा सकता हूं। जब राजदा का निकाह हो गया है तो फिर रुखसती क्यों नहीं की जाती, आखिर लड़के को बुलवाते क्यों नहीं आप।
आप उसके घर वालों से कहें कि आके ले जाए हमारी राजदा को दुल्हन बना के। अब्बा ने गुस्से से काशिफ को देखा, कहने लगे नहीं बुला सकता इसके ससुराल वालों को, क्योंकि इसके सास ससुर मर चुके हैं, और इसका शौहर वो जानता भी नहीं है कि वो राजदा का शौहर है, तो रुखसती क्यों लेगा। ये सुनकर जहां मेरे होश उड़ गए वहीं काशिफ भी एकदम हक्का बक्का रह गया। अब्बा गुस्से में खड़े हुए और घर से बाहर निकलते हुए कहने लगे, आज तो तुमने ये बात करनी थी, अब आइंदा ये सब कुछ मैं ना सुनो। अब्बा ने बात को बस इसी तरह खत्म कर दिया और काशिफ मेरा चेहरा देखने लगा। उसने सारा घर सर पे उठा लिया। अब्बा तो जा चुके थे मगर पता नहीं क्यों वो अब्बा के कमरे में घुस गया। मैं गुस्से में उसके पीछे गई तो अब्बा की अलमारी खोले खड़ा था। मैंने काशिफ को रोकने की कोशिश की कि अब्बा ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी अलमारी में कोई इस तरह से घुसे, लेकिन काशिफ ने मेरी एक ना सुनी। देखते ही देखते पूरे बिस्तर पर कागज फैला दिए, एक के बाद एक फाइल खोलता चला गया और बिल आखिर एक पुरानी फाइल में से उसे एक निकाहनामा मिल गया। जैसे जैसे उसने निकाहनामा पढ़ना शुरू किया उसके और मेरे कदमों तले से जमीन निकलती चली गई। राजदा बिनते नसीर का निकाह काशिफ वल्द नजीर के साथ हुआ था। दूल्हे की उम्र और कवायद पढ़ते काशिफ की जुबान लड़खड़ा गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था और मुझे अपनी समातों पर। जब उसने निकाहनामा पूरा पढ़ लिया तो मैंने उसके हाथ से वो निकाहनामा छीना और दोबारा पढ़ना शुरू किया। वही कुछ तो लिखा था जो काशिफ ने पढ़ा था। मेरा शौहर काशिफ था। ये खबर मेरे लिए किसी आग की तरह थी जिसने पूरे वजूद को जला के भस्म कर दिया। मुझे लगा मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी, मैं काशिफ का सामना नहीं कर पाऊंगी जिसे मैं सारी जिंदगी बेटा समझती रही, वो तो मेरा शौहर निकला। ये कैसे मुमकिन था? अब्बा ने मुझ पे यह सितम कैसे ढाया? उन्होंने मेरी शादी एक 6 साल बच्चे से कैसे करवा दी? और इसके पीछे वजह क्या थी? हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए वहीं ढह से गए और फिर काफी देर गुजरने के बाद अब्बा लौटे। उन्होंने अपने कमरे की हालत देखी तो गुस्से में चीखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर हम दोनों की हालत देखी और हमारे हाथ में पकड़े निकाहनामे को देखा तो उनकी बोलती बंद हो गई। काशिफ गुस्से से उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा, अब्बा ये सब क्या है? राजदा मेरी बीवी है, हमारा निकाह हो चुका है, आखिर क्यों ये जुल्म किया गया? काशिफ का लहजा इस कदर अंगारे बरसा रहा था कि अब्बा का गुस्सा भी झाग की तरह बैठ गया। वो बौखला गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हकीकत इस तरह से खुल के सामने आ जाएगी। जब काशिफ ने तैश में आकर उनसे सवाल जवाब शुरू किए तो अब्बा जो उम्र और बीमारी से नढाल हो चुके थे उन्होंने सारा सच कबूल कर लिया। वो कहने लगे, हाँ मैंने शादी करवाई थी तुम्हारी राजदा से। तुम्हारे माँ बाप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, दोनों मौत के मुंह में थे और उन्हें तुम्हारी फिक्र सता रही थी। तब मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और फिर तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मुझे पता चला कि वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए हैं और सारी पावर तुम्हारे 21 साल के होने तक मेरे पास थी। करोड़ों रुपए की जायदाद थी, मैं कैसे छोड़ देता? मैं जायदाद को हमेशा के लिए अपने नाम लगाना चाहता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से करवाया था और तुम्हें कुछ अरसे के बाद अपने घर ले आया था। मैं चाहता था तुम्हें एक बेटे की तरह प्यार दूं और अपने साथ रखूं, ताकि तुम जवान होने के बाद कभी अपनी जायदाद ना मांगो। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि ये सारी जायदाद तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें अपने साथ रखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि 21 साल का होने के बाद तुम कागजात पर दस्तखत करते और ये जायदाद हमेशा के लिए मेरी हो जाती। तो मैं अपना पाबंद बनाने के लिए मैंने तुम्हारा राजदा के साथ निकाह पढ़वा दिया था। मुझे अपनी बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं थी, ये सिवाय बोझ के मेरे लिए और कुछ नहीं थी। अलबत्ता मैंने कानों कान इस बात की खबर किसी को नहीं होने दी थी कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। तुम मेरे छोटे भाई के बेटे हो, मेरा वो भाई जो बहुत पहले अपनी बीवी को लेकर हमसे अलग हो गया था, क्योंकि तुम्हारी माँ एक करोड़पति औरत थी और मेरे भाई ने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की शादी की थी। तुम्हारी माँ मेरे भाई को लेकर अपने आलीशान महल में चली गई और हमारे भाई ने पलट के हमें नहीं पूछा। फिर जब तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ
तब मेरा छोटा भाई अपनी जायदाद का ट्रस्टी मुझे बना के चला गया, और बस उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना दामाद बनाकर अपने साथ रख लूंगा। मुझे इंतजार था कि तुम कब 21 साल के हो और मैं तुमसे सारे दस्तखत करवा के जायदाद अपने नाम करवा लूं। अब्बा का पूरा सच सामने आया तो ना सिर्फ मैं अपने पूरे कद के साथ जमीन पर गिरी, बल्कि काशिफ भी हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि अब्बा मेरा सगा बाप होकर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं। और काशिफ, वो बेचारा तो इस बात से ही अनजान था कि वो अपने ताया के घर में रह रहा है। उसे शुरू से अब्बा ने ये कहा था कि वो उन्हें रास्ते से मिला था। अगर अब्बा उसे बताते कि वो उनके भाई का बेटा है तो उसे बाकी की बहुत सारी बातें भी बताना पड़ती, और फिर जायदाद वाली बात पहले ही खुल जाती। मैं काशिफ से नजरें चुराए अपने कमरे में आकर बंद हो गई। काफी देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा बजा। काशिफ अंदर दाखिल हुआ, आकर मेरे पास बैठा, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, राजदा, आपके साथ पहले ही बहुत जुल्म हो चुका है, मैं मजीद कोई जुल्म नहीं करूंगा। अगर आप मेरे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और अगर आप मुझे छोड़कर किसी दूसरे शख्स की बीवी बनना चाहती हैं तो भी मैं आपका साथ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट के रो पड़ी। दिल के किसी कोने में कहीं ये ख्वाहिश दफन थी कि एक ना एक दिन मेरा शौहर जरूर आएगा, लेकिन वो शौहर काशिफ होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सर झुका के काशिफ से कहा कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारे निकाह में ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस निकाह में अपनी आधी जिंदगी तो गुजार दी है। अलबत्ता तुम जिसके साथ रहना चाहो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। मेरी बात सुनते ही काशिफ ने मुझे गले से लगाया, कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी आपके साथ ही शुरू करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मेरे आंसू पोंछे, कहने लगा, रास्ता, आपने सारी जिंदगी बहुत तकलीफ उठाई है, अब मैं आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता। 21 साल के होते ही काशिफ ने अपना कारोबार खुद संभाल लिया था। वो मेरे साथ एक शादीशुदा जिंदगी में खुश था। अब्बा पूरी तरह बिस्तर पर लग गए थे। वो कारोबार जिसको हासिल करने के लिए अब्बा ने सारी जिंदगी हमें तकलीफ पहुंचाई, अम्मा को सच नहीं बताया। वो कारोबार उन्हें मिलने से पहले ही उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सच है कि इंसान जिस जायदाद के पीछे भागता है वो जायदाद उसके साथ कब्र में नहीं जा सकती।